हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर वन है आपका, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक, पेपर वन जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन, उसकी राजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आप सभी को पता है कि एक क्लास हो चुकी है जो कि आपकी बहुविकल्पी की है। तो आज आपकी बहुविकल्पी की सेकंड क्लास है। उस क्लास में हम लोगों ने लगभग 64 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज से हम 65 को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी क्लासेस आपकी हो रही हैं, चाहे वो आपका समावेशी शिक्षा हो, चाहे वो आपका मैथ हो, साइंस हो। ये सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो भी राजन सीरीज कराया जा रहा है। अगर जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहां पे उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। चल, क्वेश्चन को देखते हुए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे। ठीक है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? पूछ रहा है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो आपके मूल्यांकन के टोटल आपके 6 पक्ष होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है? तो देखिएगा, ये देखिए आपको 2019 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है ना। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। तो सतत में होता है लगातार, यानी कॉन्टिन्यू, यानी ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यू होता रहता है। ठीक। तो सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, या फिर सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, या फिर सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत में क्या होता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन होता है ना, वो पढ़ाई के साथ साथ चलता रहता है। जैसे यूनिट टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, आपका टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया। तो आपका ये जब आपका सत्र यानी जब आपका क्लास स्टार्ट होता है, आप जब क्लास में एडमिशन लेते हैं तब से शुरू होता है, और जब तक वो क्लास का सेशन एंड नहीं हो जाता, जब तक आप दूसरी क्लास में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो आपके टोटल 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका जो ब्लूम का ज्ञानात्मक क्षेत्र है ना, उसमें विश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, संश्लेषण आता है, लेकिन मूल्य आंकना नहीं आता है। ठीक। क्या होता है इसमें? मूल्य आंकना नहीं आता है। और हमसे नहीं ही आंसर पूछ रहा है तो नहीं वाला सही हो। ठीक है। कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका मूल्य आंकना जो है वो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, कोई भी समस्या है उसका जो प्रस्तावित उत्तर होता है वो परिकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? परिकल्पना या फिर उपकल्पना कहलाता है। ठीक। सब 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। अभी हम लोगों ने टोटल 6 चरण पढ़े ना, कि क्रियात्मक शोध के आपके 6 चरण होते हैं। तो इस क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है ना, वो आपका निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो आपका जो आपके इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, वो स्मृति संबंधी होते हैं, यानी आपकी मेमोरी से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो यह आपकी स्मृति संबंधी प्रश्न का प्रकार है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, यानी आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रकार का नहीं है? तो बहुविकल्पी प्रश्न तो है ही, एकांतर पद तो है ही, मिलान पद तो है ही, लेकिन आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में नहीं आता है। ठीक। एग्जाम आपके उसमें भी पूछता है, अतिलग्न में भी पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बताइए।
ठीक है, तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद और मिलान पद, ये आपके जो मैचिंग वाले नहीं होते हैं वो है, और जो दो आंसर दे देगा ऑब्लिक करके, एक जो सही होता है उसको फिल करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आपकी मूल्यांकन जो है ना, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन आपके एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है, तो आपके जो शैक्षिक उद्देश्य के अंग है वो आपके बालक भी हैं, समाज भी है और विषय वस्तु भी है। तीनों आपके जो है क्या है? शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। देखिए, ये आपका 2022 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग होता है अनुवाद, वाग विस्तार, विवेचना, लेकिन आपका अनुप्रयोग जो है वो बोध का अंग नहीं है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सब अब 22 वाले ही क्वेश्चन है, देखेंगे आप तो। रीता गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, और 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो आपका जो ये 50 अंक प्राप्त करना है ना, ये आपका मापन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा कितना भी मार्क्स पाता है, क्वेश्चन में आपका सिर्फ नंबर बदल के आएगा। अभी जब हमने पहली क्लास की थी, वहां पे एक क्वेश्चन हमने देखा था, वहां पे 60 अंक था और पूछा था कि 60 अंक प्राप्त करना क्या है। तो आप समझ लीजिए ये आपका मापन है। क्या है? मापन। ठीक, चलिए अगला है आपका, देखिए 19 में भी आया था सेम क्वेश्चन, 22 में भी पूछा है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण आपका निष्कर्ष होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो वैधता। उत्तम परीक्षण वैध होना चाहिए, है ना। उत्तम परीक्षण वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन कठोरता नहीं होनी चाहिए। ठीक, कठोरता आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं पूछ रहा है आपका, नहीं आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध आपके मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। किससे है? आपके संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मापन जो होता है वो किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? मतलब कि कोई आपका चीज है, उसको जो हम अंक प्रदान करते हैं वो आपका मापन है। तो यह कथन किसका है? कथन पूछ रहा है किसका है? तो ये कथन आपका यस यस स्टीवेंस का है। किसका है? यस यस स्टीवेंस का है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को आप सामान्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। किसमें? 4 भाग। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है, यानी शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य? शिक्षा में, है ना। देखते हैं क्या है आपका पहला ऑप्शन, शिक्षा में कुछ नया लाना, वही आपका शैक्षिक नवाचार होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में नवाचार। शिक्षण विधि में नवाचार, ये भी सही है कि शिक्षण विधि में आपका नया आए। तो आपका उपर्युक्त दोनों सही होगा। ठीक, उपर्युक्त आपका दोनों सही होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन अनुरूप है, यानी मूल्यांकन अनुरूप है आपके उद्देश्य के, प्रवृत्ति के और विधि के। तो आपके मूल्यांकन जो है वो विधि के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? आपके विधि के अनुरूप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिमाण देता है उसे कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। समझिएगा, मान लीजिए आपका एक परीक्षण आप कर रहे हैं, एक बार आपने उसको परीक्षण किया, रिजल्ट वही आया, फिर दूसरी बार किया वही सेम रिजल्ट आया, तीसरी बार किया फिर वही सेम रिजल्ट आया, तो ये क्या है? विश्वसनीयता है। मतलब बार बार वही एक ही आ रहा है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिमाण देता है उसे कहते हैं आपके विश्वसनीयता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है? आपकी वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो आपका उपयुक्त आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का पक्ष है, तो मूल्यांकन का पक्ष आपके संज्ञानात्मक भी है, कौशलात्मक भी है और आपका भावात्मक भी है। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो आपकी जो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो ब्लूप्रिंट के द्वारा होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार है। आप अगर किसी बच्चों का मूल्यांकन करना है तो उनको किस प्रकार के प्रश्न देंगे? तो वहां पे हर एक प्रश्न आप दे सकते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु या फिर लघु उत्तरीय हो या फिर दीर्घ उत्तरीय हो। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? तो आपको क्रियात्मक शोध के टोटल 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण है, ठीक। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो आपकी परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नवाचार क्या है? तो नवाचार क्या है? ऑप्शन देखते हैं पहले। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं। तो नवाचार वही होता है कि शिक्षा में कोई नया परिवर्तन, ठीक। अच्छी चीजें होना, नया परिवर्तन आना, यही आपका नवाचार होता है। अब ये नवाचार आपके हर एक क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। यानी क्रियात्मक शोध जो है इसके अंतर्गत पूरी जनसंख्या का एक छोटा सा भाग आपका न्याय दर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका न्याय दर्श कहलाता है, ठीक। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आपकी संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्याय दर्श कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये गांव है, ठीक। गांव में बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो आप सब लोग एक एक बंदे को चुनते हैं, आपका जो प्रधान हो जाता है, तो वो आपके गांव का न्यायाधीश यानी वही आपका न्यायाधीश हो जाता है, ठीक। यानी आपकी संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग जिसे आपने चुना है वही आपका न्यायाधीश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य परिकल्पना संबंधित होती है। आपकी जो शून्य परिकल्पना होती है ना, उसका कोई निर्देश नहीं होता है, वो निर्देश रहित परिकल्पना होता है। क्या होता है? निर्देश रहित परिकल्पना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। तो अभी हमने पढ़ा था क्रियात्मक शोध का टोटल 6 चरण है। तो पहला चरण है आपकी समस्या की पहचान करना और लास्ट चरण होता है निष्कर्ष करना, ठीक। यहाँ पर जो निष्कर्ष है लास्ट है और समस्या की पहचान करना आपकी प्रथम चरण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायाधीश का संबंध है। तो आपके न्यायाधीश का जो संबंध होता है वो क्रियात्मक शोध से है। किससे है? क्रियात्मक शोध से है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ है। तो न्यायाधीश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सैंपल यानी नमूना, ठीक। क्या होता है? सैंपल यानी नमूना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें आपके ज्ञान भी आते हैं, बोध भी आता है और व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन भी आते हैं। ये तीनों आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। तो आपके जो भावात्मक पक्ष है उनका संबंध रुचि भी है, संवेग भी है और मनोवृत्ति भी है। जहां पे आपको रुचि, संवेग और मनोवृत्ति दिखाएगा आपको पता चल जाएगा कि ये भावात्मक पक्ष है, ठीक। और जहाँ पे ज्ञान बोध दिखेगा वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। तो आपके कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो आपके टोटल 6 स्तर होते हैं, ठीक। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, यह आपका वैधता कहलाता है, ठीक। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, वही आपकी वैधता कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसने मौखिक परीक्षा की किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो आपका जो मौखिक परीक्षा है उसको आपके सुकुरात जी ने क्या दिया है? महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिचॉल स्टीवन ने
सन 96 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है। ये दो भाग आपके कौन है? तो ये आपका दो भाग संरचनात्मक मूल्यांकन है और आपका दूसरा योग्यात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन आपके मैडिसन का है। किसका है? मैडिसन का है। तो इसे देख लेते हैं। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन आपके मैडिसन का है। किसका है? मैडिसन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मापक प्लस मूल्य निर्णय, ये आपका मूल्यांकन होता है। ठीक, मापन और अगर मूल्य निर्णय मिला दिया जाए तो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह कथन आपके वॉसले का है। किसका है? आपके वॉसले का है। ठीक, अगला है आपका परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? तो आपके परिषदीय विद्यालयों में जो प्रथम सत्र की परीक्षा होती है वो आपके अगस्त में होती है। जो आपका पहला एग्जाम होता है ना, वो अगस्त में ही तो होता है जब एग्जाम आप क्लास में एडमिशन लेते हैं। और द्वितीय सत्र परीक्षा, अगला क्वेश्चन है, परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? तो आपके दिसंबर में किया गया है। कब किया गया है? दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है निदान यानी डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपके मापन के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपके शिक्षण अधिगम भी आता है, मूल्यांकन भी आता है और आपका विद्यालय प्रबंधन भी आता है। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना। तो मूल्यांकन के उद्देश्य ये तीनों होते हैं। छात्रों की समस्या का ज्ञान का पता करना, ठीक, समस्याओं का निराकरण करना और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना। तो आपका ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो मूल्यांकन आपका जो होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, गुणों का मापन होता है और शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। इसमें यच का मतलब क्या क्या है? तो इसमें यच का मतलब होता है आपका हेड, हर्ट और हैंड। ये आपके 3H का मतलब होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम आपके ज्ञान का बोध भी है, कौशल भी है और अनुप्रयोग भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा सी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, ये मापने योग्य है। ये कथन आपके थार्नडाइक का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वो आपका नवाचार कहलाता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति है जो हर एक लोगों से हटकर कुछ अच्छा नया ढंग से कार्य करता है तो वो आपका नवाचार कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन आपके E.M. रोजर्स का है। किसका है? E.M. रोजर्स का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवाचार एक ऐसा विचार है या ये व्यवहार है या फिर अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन आपके वॉर्नेट का है। किसका है? वॉर्नेट का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता को
व्यक्त किया जा सकता है। तो आपकी जो शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता है उसको व्यक्त किया जा सकता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार के द्वारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के प्रसार के द्वारा, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए या उपर्युक्त सभी। आपका जो शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता है ना उसको व्यक्त किया जा सकता है आपके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो आपके सुकरात ने प्रारंभ की थी। ठीक, अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो आपके शैक्षिक क्षेत्र में जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना इसका प्रयोग आपके स्टीफन एम कॉरे ने किया था। किसने किया था? स्टीफन एम कॉरे ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध आपका क्रियात्मक शोध कहलाता है। यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित जो समस्या होती है उनके कारण को जानने के लिए या समस्या हेतु जो भी चीजें होती हैं वह शोध आपके क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो आपके शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के कुल 4 वृक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके मौखिक मूल्यांकन से किया जाता है। जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो बच्चे से पहले ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन आपके एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है। चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो आपके संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होगा? मूल्य से होगा, आदत से होगा या फिर आदर्श से होगा? समझ से होता है। ठीक, आपके मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? समझ से होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिएगा आज हमने पूरा आपका बहुविकल्पी कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन बहुत कम थी समावेशी शिक्षा के अपेक्षा। तो 127 क्वेश्चन हमने किया है और अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। और कल की क्लास में हम अति लघुत्तरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम ही है। ठीक है, ओके फिर, थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।